स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी राजनीतिक दल के प्रदेश कार्यालयों में झंडोत्तोलन किया जाता है। अमूमन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झंडोत्तोलन में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सत्ताधारी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह झंडोत्तोलन नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह मुंगेर के सांसद ललन सिंह झंडोत्तोलन करेंगे। जानकारी के अनुसार जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह दिल्ली में हैं और तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इस वजह से वे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा राष्ट्रीय नेतृत्व ने पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह को यह जिम्मेदारी दी है। इस कार्यक्रम में ललन सिंह के अलावा कई अन्य वरीय नेता मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह होने वाला है, लेकिन इस समारोह में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुजुर्ग और बच्चों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। यही नहीं, अगर कोई बिना मास्क के जाता है और उनकी भी एंट्री नहीं हो पाएगी, उसे गेट से ही वापस लौटा दिया जाएगा। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को गांधी मैदान में सुबह 9 बजे सीएम नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। गांधी मैदान के निरीक्षण करने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान के अंदर और बाहर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। सभी गेटों और गांधी मैदान में सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। आमंत्रित लोगों के लिए 3 गेट खोले जाएंगे। गेट नंबर 10 से आमंत्रित अतिथियों का प्रवेश हो पाएगा। इस त्योहार को मनाने में व्यस्त थे। हम सब भी इस राष्ट्रीय त्योहार में आपके साथ खुशी बांट रहे हैं। 15 अगस्त अपने राष्ट्र का पूर्ण पर्व है। हालांकि कोरोना से लड़ना है, हमें कोरोना भगाना है, यही सभी ने ठाना है। इसलिए जितने जवान मौजूद हैं उन सभी ने मास्क लगा रखा है। सतर्कता भी जरूरी, तस्वीरें भी आप लगातार मैसेज के माध्यम से देख रहे होंगे। फुल रिहर्सल हो रहा है और सभी ने मास्क लगा रखा है। इस कोरोना संकट के दौरान ये पहली बार ऐसा है जब स्वतंत्रता दिवस का राजकीय समारोह जो है वह बिना किसी झांकी के ही होगा। कोई झांकी नहीं निकाली जाएगी, सिर्फ परेड की सलामी ली जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसके साथ ही भाजपा ने अपनी राजनीति में बड़ा बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान वे पूरे तौर पर सक्रिय रहेंगे। वर्तमान बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस भी काम करेंगे। दरअसल गुरुवार को कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें देवेंद्र भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस के बिहार आने की खबरों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा है कि वह बेहतर नेता है और चुनाव में बढ़िया काम करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। गोपालगंज में महासेतु पुल के सीएम नीतीश के उद्घाटन से पहले अप्रोच रोड के टूटने पर इस बार राजद सुप्रीमो ने बड़ा तंज कसा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर करारा तंज कसा है। लालू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कार्टून शेयर किया है। इस कार्टून में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को दिखाया गया है और लिखा गया है कि
कस के पकड़ के रखिएगा फीता, तब तक हम इसका भी इल्जाम लालू जी पर लगाने का इंतजाम करते हैं। इसके साथ ही लालू यादव ने लिखा कि छप्पर पर फूंस नहीं, ड्योरी पर नाच। पूर्वी चंपारण में बिहार सैन्य पुलिस 1 के पटना पाइप बैंड के द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए म्यूजिकल बैंड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने किया। साथ ही संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के जरिए देश की आजादी के लिए शुरुआत यहीं से की थी। चंपारण की धरती बहुत महत्वपूर्ण और पावन है। जिलाधिकारी ने गोरखा बटालियन के सभी बैंड के सिपाहियों को हार्दिक अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि यह धुन बहुत ही उम्दा किस्म का धुन है। इस धुन को सुनने के बाद शरीर में वीर रस का संचार होता है। बिहार मिलिट्री पुलिस का जो पाइप बैंड है, इसका आयोजन किया गया था पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के द्वारा। ये अपने आप में एक सम्मान है पूर्वी चंपारण जिले के लिए, क्योंकि पूरे देश में जो 33 प्लेसेस सिलेक्ट किए गए थे उसमें पूर्वी चंपारण भी एक जिला सिलेक्ट किया गया है। देखिए, कोरोना और फ्लड में हमारे पुलिस के जवान जो है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी है, कर्मी है और जिला प्रशासन के लोग जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन के बाद स्वतंत्रता संग्राम और दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो इसके आलोक में जो है सभी लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए ये बैंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बजा रहा है। मैं सभी पुलिस के जवानों को इसमें स्मरण करता हूँ, जो लोग इस कोरोना के एपिसोड में हो या बाढ़ में हो, जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिनके यहाँ पे जो है अल्टीमेट सेक्रीफाइस यहाँ पे किया है। और पूर्वी चंपारण वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस बैंड के आयोजन में उन्होंने भी हमको जो है एक प्रेरणा दी, ऊर्जा दी। पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में कोविड-19 हेल्थ सेंटर का उद्घाटन जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक के द्वारा किया गया। अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो रहे 70 बेड के हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन सहित हर आवश्यक चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस हेल्थ सेंटर में भोजन और रहने की समुचित सुविधाओं के साथ साथ सभी आवश्यक दवा और सभी तरह के विशेष चिकित्सीय सुविधा भी मरीजों को मुहैया कराई जाएगी। उद्घाटन समारोह के मौके पर सिकरहना अनुमंडल के एसडीएम, चिकित्सा पदाधिकारी सहित सभी मेडिकल टीम उपस्थित थे। में जो है अनुमंडल डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर का जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। देखिए, ढाका एक हमारा महत्वपूर्ण अनुमंडल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेंट लेबर से यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे अभी जो हम रैपिड एंटीजन के माध्यम से टेस्ट भी बहुत सारे करा रहे हैं। 6000 प्लस हमारे टेस्ट होते हैं। तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा होना चाहिए था। तो सिविल सर्जन और उनकी पूरी टीम ने जो है यहाँ पे ये डेडिकेटेड हेल्थ कोरोना सेंटर हमारा बनाया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के साथ मेडिकल किट्स, उसके साथ पीपी, ग्लोव्स वगैरह ये जो एक्सेसरीज है वो भी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स के लिए अलग से व्यवस्था है। साथ ही में जो है CCTV वगैरह भी लगवाया है। और यहाँ पे खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था जो है पेशेंट्स को हम किए जाएंगे। जो माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग रहेंगे उनको यहाँ पे लेके आया जाएगा। तो ढाका के लिए अपना अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। तो ढाका वासियों को मैं अनुरोध ज़रूर करूँगा कि कोरोना से डरना नहीं है। जो हमारे टेस्ट करने के लिए लैब टेक्नीशियंस आते हैं तो उनको ज़रूर मदद कीजिए, अपना सैंपल दे लीजिए
वंस टेस्टेड निश्चित हम जो है उसको कंटेनमेंट करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे और आपको ट्रीट भी करेंगे। तो ये जो डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर है उसका लाभ भी आप उठाएंगे, यही मैं आपसे अनुरोध करूँगा। थैंक यू। रोहतास जिला में कोरोना वायरस का संक्रमण शहरी क्षेत्रों से होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में तक पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां संक्रमित मरीज अधिक मिले हैं उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। रोहतास के डीएम पंकज दीक्षित ने नोखा में क्वारंटाइन कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। रोहतास जिला में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो नोहट्टा के शाहपुर पंचायत के बलथुआ का बताया जा रहा है, जिसमें जन्माष्टमी के मूर्ति विसर्जन को लेकर बच्चे जुलूस निकाले हुए दिख रहे हैं और तेज म्यूजिक पर डांस भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में तब जबकि इस तरह के भीड़ इकट्ठा करना वर्जित है, ऐसे में यह युवक बिना मास्क के नाच रहे हैं। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित घोषित हो चुका है। आपको बता दें कि जल स्तर में कमी तो हुई है, लेकिन लोग काफी त्रस्त हैं। वहीं बाढ़ पीड़ित लोग सरकार द्वारा दी जा रही राशि के इंतजार में हैं, लेकिन प्रखंड के कई ऐसे पंचायत हैं जहां अभी तक राशि नहीं मिला है। वहीं गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश्वर प्रसाद यादव प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीडीओ और सीईओ के साथ बैठक कर लोगों से मुलाकात की। वहीं विधायक ने बताया कि सभी लोगों को बाढ़ राहत मिलेगा। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं सूची ज़्यादा है और वहां के जनप्रतिनिधियों से बात करके संशोधन किया जा रहा है। सब जगह भेज रहा है और कहीं कहीं सूची ज़्यादा है तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों को उसको थोड़ा संशोधित करने के लिए कहा है। बाकी सब जगह जा रहा है पैसा। लोगों का कहना है कि सीओ की बात किए हैं, लोग कहते हैं सो मुखिया जी या वार्ड मेंबर से न बात की। लोग वही लोग लिखते हैं, वही लोग सूची बना। आपके द्वारा जनता को कुछ आश्वासन पूरे प्रखंड को मिलेगा, हर पंचायत को मिलेगा, हर वार्ड को मिलेगा। आगामी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर राजद और कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस नेता सदानंद सिंह कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने इशारा किया कि यदि राजद से सीटों पर तालमेल संभव नहीं हो पाता है तो कांग्रेस अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार बिहार मनरेगा और अन्य योजनाओं के द्वारा बिहार में रोजगार उत्पन्न करने की बात करती है, लेकिन देश में कोरोना संकट के कारण बिहार वापस आए मजदूर काम नहीं मिलने के कारण फिर काम के खोज में बाहर जा रहे हैं। वहीं उन्होंने सिंचाई मंत्रालय में अपने कार्यकाल के हवाले देते हुए कहा कि बिहार में विकास के नाम पर बेईमानी हो रही है, तभी महासेतु के उद्घाटन के 1 माह में ही अप्रोच पत्र टूट जाता है। राजद भी अकेले चुनाव लड़े और हम भी लड़े, ठीक है, हम 40 सीट पर आए, लेकिन राजद भी 23 की संख्या में आए। तो इस बात को भी लोगों को बंद है, लोगों का व्यवसाय बंद हो चुका है, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है देश की। यूँ आर्थिक स्थिति तो पहले से चरमराई हुई थी। जब नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ, फिर अन्य जो आर्थिक नीतियाँ उनकी हुई, उसके चलते देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और आज देश बहुत ही संकट की स्थिति से गुजर रहा है। तो एक कांग्रेसी होने के नाते हम लोगों का फर्ज बनता है कि देश की जनता को आगाह करें और समझाएं और बताएं कि
कि देश की स्थिति में भले ही नाराज हो जाए, कांग्रेस पार्टी नाराज नहीं होनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्षता, राजद नाराज नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप इसको ट्विस्ट मत करिए। आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा है कि हम राजद से समझौता करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि हम 85 पर कर लेंगे, हम 40 पर कर लेंगे, 70 पर कर लेंगे। सीट के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इसलिए बात मानिए कि मैं भी जो कुछ बोलता हूँ इसी आधार पर उधर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में किए जा रहे हैं नीतीश सरकार के फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने नीतीश सरकार से आग्रह किया है कि राजहित में नियोजित शिक्षकों का समान काम के बदले समान वेतन सुनिश्चित करने हम पार्टी आपके साथ। समाचार पत्रों से और मीडिया से ऐसा ज्ञात हो रहा है कि लगभग मसौदा बन गया है कि नियोजित शिक्षक का नियोजित पद हटा देने की बात है, कुछ उसके जगह पर दूसरा पद देंगे। और जिसके लिए वे लोग आंदोलनरत थे, लगभग सभी मांगों को माननीय नीतीश कुमार जी ने मान लेने का काम किया है सैद्धांतिक रूप में। अगला कैबिनेट में हो सकता है उसका मसौदा आ जाए और उसको अप्रूव कर दें। उसमें सिर्फ और सिर्फ मानदेय छोड़ करके बाकी सारी शर्तों को उन्होंने मान लिया है। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि बहुत अच्छा काम आपने किया, क्योंकि नियोजित शिक्षक गरीब परिवार से लोग होते हैं और गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। मन से पढ़ाएंगे तो हमारे गरीब बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये लेकिन साथ साथ हम ये भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही से विश्वास है, आप इतना दूर तक जा कर के उनकी सारी मांगों को आप मान रहे हैं, तो वेतनमान के लिए भी आप विचार करें। अगर वेतनमान किसी रूप में उनको दे देते हैं, समान काम के लिए समान वेतन की जो बात कह रहे हैं उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, तो हम समझते हैं कि 4 लाख नियोजित शिक्षक आपका निश्चित रूप में ऋणी रहेंगे और उसका आपको राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है।